हाय एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अभी क्या हुआ कि हमने पहले पढ़ा था कि हम क्लाइंट का एक्सेप्टेंस करते हैं तो हम एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। तो वो काम हो चुका है, हम क्लाइंट एक्सेप्ट कर चुके हैं, एंगेजमेंट लेटर बना चुके हैं, क्लाइंट साइन कर चुका है, पर ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई है। पर क्लाइंट हमारे पास आके बोलता है कि मुझे है ना एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंज करना है। क्या बोल रहा है क्लाइंट? मुझे एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंज करना है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि देखो यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की टर्म्स चेंज करने की, या फिर एक दूसरा है कि क्लाइंट के मन में खोट है। तो हमारा एक क्लाइंट था जहाँ पे हम है ना ऑडिट कर रहे थे। तो वहाँ पे बात चली कि हमें जो कस्टमर्स है उनको हम कंफर्मेशन भेजेंगे, जहाँ पे वो हमको बैलेंस कंफर्म करेंगे कि भैया ये बैलेंस बराबर है कि नहीं। क्लाइंट स्टार्टिंग से थोड़ी आनाकानी कर रहा था कि ये कंफर्मेशन मत भेजो ना, कुछ और प्रोसेस कर लो ना। पर हमने बोला नहीं, बिना कंफर्मेशन भेजे हमारा प्रोसेस नहीं होगा। तब क्लाइंट आके हमें क्या बोलता है, एक काम करो, तुम अभी ऑडिट कर रहे हो ना, तो ऑडिट में तुम दोगे रीजनेबल एश्योरेंस। एक काम करो, तुम ऑडिट नहीं रिव्यू कर दो। क्लाइंट समझदार था, क्लाइंट को पता था कि अगर मैं बोलूँगा ना कि रिव्यू करना है, तो रिव्यू के अंदर क्या होता है, कन्फर्मेशन प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ हम मेनली एनालिटिकल प्रोसेस करते हैं। तो उसे लगा कि एक काम करता हूँ, ऑडिट की जगह रिव्यू करवा लेता हूँ ना, तो कन्फर्मेशन का काम बच जाएगा। क्योंकि अगर कन्फर्मेशन मंगा है सामने वाले पार्टी को, उसको पता था कि वो बैलेंस कंफर्म नहीं करेगी, तो ये बोलेंगे कि प्रोविजन करो, बैड डेब्ट बनाओ, तो मेरा लॉस बढ़ेगा। तो एक काम करो, तुम ऑडिट मत करो यार, तुम रिव्यू कर दो। तो इस केस में देखो, मैं क्लियरली पता है कि क्लाइंट के मन में खोट है, इसलिए क्लाइंट ऐसा करवाना चाह रहा है। तो हमें जो भी सिचुएशन होगी ना, हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन लेना पड़ेगा। अब तुम पढ़ो, तुमको थोड़ा समझ में आएगा। देखो, एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट, हमने एक्सेप्ट कर लिया है पर एंगेजमेंट खत्म नहीं हुआ, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, इज रिक्वेस्टिंग टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स ए लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। देखो, ऑडिट में हम प्रोवाइड करते हैं हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, रिव्यू में प्रोवाइड करते हैं लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। एन ऑडिटर शुड कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो। ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट में रिजल्ट फ्रॉम। हम क्या बोल रहे हैं कि हमको जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको असेस करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि पहले हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, अब कोई लोअर लेवल में चेंज कर दो, तो हम इवैल्यूएट करेंगे। और ऐसी रिक्वेस्ट किन किन रीजन की वजह से आ सकती है? पहला, ए चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस। इसका जेन्युइन रीज़न ऐसा हो सकता है कि मान लो कंपनी को बैंक की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट करवानी थी। अभी बैंक ने बोला कि चलो ऑडिट रिपोर्ट मत दो, तुम रिव्यू रिपोर्ट दोगे तो भी चलेगा, इसलिए क्लाइंट आके हमको बोल रहा है कि आप ऑडिट मत करो या रिव्यू कर दो। तो ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगला है ए मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट और रिलेटेड सर्विसेज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। क्लाइंट के साथ हमने अग्री किया था, हमको हम ऑडिट करने वाले हैं, हम ऑडिट में ये करेंगे। क्लाइंट को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो ऑडिट नहीं करवानी थी। क्लाइंट तो ना समझता है कि हम कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, सब्सटेंटिव करेंगे। क्लाइंट को ऐसा लगा कि भैया पहले आप कुछ काम करोगे, फिर क्लाइंट को लगा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। क्लाइंट आके हमको बोल रहा है कि एक काम करो, ऑडिट मत करो, कुछ और कर लो। तो ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट और रिलेटेड सर्विसेज ओरिजिनली एग्रीड। अगला देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और कॉज बाय सर्कमस्टांसेस। कि मैनेजमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर रहा है या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसी आ गई है जिसकी वजह से मैनेजमेंट बोल रहा है कि स्कोप चेंज कर दो। एक जेन्युइन केस होता है कि फायर हो गया, मतलब जहाँ पे हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहते थे या कोई ब्रांच थी कंपनी की, वहाँ पे आग लग गई। अब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि अभी हम आपको ऑडिट नहीं करा पाएंगे, आप कुछ और कर लो। तो देखो 3 पॉइंट है। एक चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस। सेकंड, मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लाइंट को पहले, जो पहले अग्री किया था उससे। लास्ट में कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट इम्पोज बाय मैनेजमेंट और बाय सर्कमस्टांसेस। अभी क्लाइंट ने तो रिक्वेस्ट कर दिया है, अगर हमें लगेगा कि ये रीजनेबल है तो हम क्या करेंगे, नई टर्म्स को अग्री करेंगे। अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर हमें रीजनेबल नहीं लगा तो हम नई टर्म्स में एग्री शायद ना कर पाए। तो पढ़ो, द ऑडिटर वुड कंसिडर carefully the reason for given for the request. The auditor should not agree to a change of an engagement where there is no reasonable justification to do so. अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट जेन्युइन नहीं है तो हम हमारा ऑडिट के टर्म्स चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, हमें पता है कि यहाँ पे वो क्यों मना कर रहा है, हमें उसकी इंटेंशन क्लियर है। उस केस में हम क्लाइंट को मना कर देंगे कि हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, देखो आगे। पर यहाँ तक क्लियर है? ओके। अभी मान लो क्लाइंट की रिक्वेस्ट जेन्युइन है, रीजनेबल है, हमने असेस किया कि चलो हम नई टर्म्स को अग्री करते हैं। तो इसमें देखो 2 बातें, पढ़ो।
इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट एंड if the audit work performed complied with the essays applicable to the change engagement, the report issued would be appropriate for the revised terms of engagement. हिंदी में आसान भाषा में ऐसा है कि क्लाइंट ने जो चीज़ें बोली वो रीजनेबल लग रही है, हम ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और जो रिवाइज एंगेजमेंट है ना उसमें भी वो किया हुआ काम चल जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि एंगेजमेंट चेंज हो गया तो नया काम करना पड़ेगा. जो हमने एग्जिस्टिंग काम किया ना वो ही हम नए एंगेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं. पर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन कि भैया तुम पहले बोलोगे कि हमने एंगेजमेंट लेटर दिया था, हमने काम कर लिया, अब तुम बोल रहे हो कि हमने टर्म्स रिवाइज कर दी तो हमें नया काम करना है क्या? नहीं, हमने जो काम किया हमको ऑलरेडी वो काम आ जाएगा. पर वो बोल रहा है कि कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए तुम क्या करना, इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन द रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, जो हम अब रिपोर्ट इशू करेंगे ना उसमें किसका रेफरेंस नहीं देंगे, द ओरिजिनल एंगेजमेंट, जो हमने पहले टर्म्स अग्री करी थी या पहले एंगेजमेंट लेटर जो फाइनल किया था उसका रेफरेंस नहीं देंगे. सेकंड, एनी प्रोसीजर्स दैट मे हैव बीन परफॉर्म इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट, हमने ओरिजिनल एंगेजमेंट में कुछ प्रोसीजर किए थे, हम उनका रेफरेंस नहीं देंगे कि हमने उस एंगेजमेंट लेटर में किया था, हमने वहाँ पे ये काम कर लिया था और हम सेम काम को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो सब रेफरेंस नहीं देने का है. इस पर एक आध क्वेश्चन आ रखा है ऐसा कि अगर रिपोर्ट मतलब आपने अगर न्यू टर्म्स में एग्री किया है तो आप क्या करोगे, तो उसमें हमको ये मेन ये करना है कि जो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए जो रिपोर्ट इशू करेंगे उसमें जो ओरिजिनल एंगेजमेंट है उसका रेफरेंस नहीं देंगे, वो एकदम अब जो एंगेजमेंट है वो बिल्कुल नया एंगेजमेंट है, और जो पहले काम किया था उसका रेफरेंस नहीं देंगे. ऑब्वियसली हम उस काम को यूज़ कर सकते हैं बट रिपोर्ट में उस काम का रेफरेंस नहीं देना है. समझता है इतना? ठीक है. अगला पॉइंट है देखो, अनेबल टू एग्री ऑन द रिवाइज टर्म. अब हम मैनेजमेंट के साथ में क्या है ना, जो नई टर्म्स है उसमें रिवाइज नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट बोला चेंज करो, हम बोल रहे कि नहीं भैया रीजनेबल नहीं है, हम आपसे एग्री नहीं कर सकते. तो इसमें भी देखो दो ही बात है, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री the change of the terms of the audit engagement and is not permitted by management to continue the original audit engagement. हम नई टर्म्स में अग्री नहीं हो पा रहे, क्लाइंट हमें बोल रहा है कि तो ऑडिट मत करो, हम ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं. अब दो कंडीशन है, पहला विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन. देखो ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इतना ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं है तो हम बोल देंगे चलो हम कल से नहीं आएंगे. अगर हमारे लॉ एंड रेगुलेशन हमको अलाउ करता है विड्रॉ करने के लिए तो ही हम विड्रॉ कर सकते हैं. ये पॉइंट ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ है ना वहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है कि ऑडिटर विड्रॉ नहीं कर सकता. इन दैट केस अगर मैनेजमेंट अग्री हो चाहे नहीं अग्री हो, आप ऑडिट नहीं कर पा रहे तो आपको रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी. आप चाहे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो चाहे कुछ भी ओपिनियन दो, आपको रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी. पर अगर हमारा लॉ अलाउ करता है कि ओके इन सच केसे आप विड्रॉ कर सकते हो बिना रिपोर्ट इशू किए, तो आप विड्रॉ कर लो, आप मैनेजमेंट को लिख दो कि हम विड्रॉ कर रहे हैं. क्लियर है? अगला है डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन ईदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज to report the circumstances to other parties such as those charged with governance. आप ये इवैल्यूएट कर लो कि जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या मेरी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्या कि कंपनी में कोई गवर्नेंस बॉडी है उसको रिपोर्ट करना है, या लॉ में कुछ गवर्नमेंट बॉडी है लिखा हुआ है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करके फिर विड्रॉ करोगे तो वो करना पड़ेगा आपको. तो देखो दो ही पॉइंट है, पहला है कि आप विड्रॉ कर लो लेकिन जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशन है उसका अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. सेकंड देख लो कि आपकी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी या कुछ ऑब्लिगेशन है क्या कि हमें ये जो इंसिडेंट ये जो सर्कमस्टांसेस है वो किसी को रिपोर्ट करना है उसके बाद में विड्रॉ कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है ना कि मान लो कंपनी की जिस मैनेजमेंट टीम से आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो नहीं दे रही है, पर कंपनी में गवर्नेंस टीम है या गवर्नेंस बॉडी है, अगर आप उसको रिपोर्ट करोगे मे भी उसको पता पड़ेगा सर्कमस्टांसेस है, वो मैनेजमेंट और आपके बीच में डिस्कशन करके मैटर सॉल्व कर सकती है. इसलिए इवैल्यूएट करना पड़ता है कि हमारी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि किसी को रिपोर्ट करने की तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं. अभी देखो फंडा देखो सिंपल था, पहले कि कोई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर रहा है तो सबसे पहले इवैल्यूएट करो कि वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देगा क्या. अगर ऐसा सिनेरियो है तो हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ओके ये जो रिक्वेस्ट है वो रीजनेबल है कि नहीं, अदरवाइज भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा. फिर अभी हमसे पूछेंगे कि भैया ओके चेंज की रिक्वायरमेंट क्यों आ सकती है, तो चेंज की रिक्वायरमेंट देखो इन वजह से आ सकती है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई है, कि जो पहले ज़रूरत थी अब वो ज़रूरत नहीं रही. अगला पॉइंट है कि हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें मतलब मैनेजमेंट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो पहले अग्री किया था उससे. लास्ट पॉइंट है कि भैया हमारे स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन हो गया है, या तो मैनेजमेंट ने लगा दिया है या सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि भैया ये जो रिक्वेस्ट है वो रीजनेबल है कि नहीं. अभी हम अगला पॉइंट था कि जो टर्म्स है रिवाइज टर्म उसको अग्री करेंगे तो उसके बाद क्या करने का है, तो उसमें जो पुराना खिचड़ी है ना उसको ख़त्म करो. तो हमें क्या करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो तो नए एंगेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, ओरिजिनल एंगेजमेंट जो अग्री किया था उसका रेफरेंस नहीं देंगे,
कोई काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका भी रेफरेंस नहीं देंगे। अगर हम टर्म्स को एग्री नहीं कर पा रहे तो पहला ऑप्शन है कि हम विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने के टाइम पे क्या करो, लॉज एंड रेगुलेशन को इवैल्यूएट कर लो। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, किसी को रिपोर्ट करने का सर्कमस्टांसेस जो भी है, तो वो करना पड़ेगा, उसके बाद में हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट।